डायरेक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों इस वीडियो में हम बिहार सामान्य ज्ञान के दोस्तों क्वेश्चन देखने वाले हैं और दोस्तों हमारा ये न्यू सीरीज़ का जो है 8वां दोस्तों वीडियो होने वाला है। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल भी आपको डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम लिंक से मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आपके लिए विशेष सूचना है, दोस्तों हमने आपके लिए जो है एक नया चैनल बनाया है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम हमने रखा है डायरेक्शन सौरभ। दोस्तों जो हमारा डायरेक्शन सौरभ चैनल रहेगा ये आपके लिए ही बनाया गया है। दोस्तों आप अगर कोई भी टॉपिक कमेंट करते हैं, आप कमेंट में जो भी टॉपिक लिखेंगे उस टॉपिक पर जो है आपको उस चैनल पर जो वीडियो जरूर मिलेगी। दोस्तों उस वीडियो चैनल पर हम आपको जो है ऐसे वीडियो देंगे जो हम इस चैनल पर आपको नहीं दे पा रहे, जैसे कि स्टैटिक जीके के वीडियो और जो अन्य जो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं वो आपको दोस्तों वहाँ पर रेगुलर मिलते रहेंगे। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको वहाँ से भी जो है महत्वपूर्ण जो है टॉपिक मिलते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि जो नागार्जुन सागर परियोजना है यह किस नदी पर अवस्थित है। तो देखिए आप में से अधिकांश लोगों ने सही जवाब दिया है और आप लोग काफ़ी डिटेल में लिखने लगे हैं, तो दोस्तों ये हमें जानकर बहुत खुशी हो रही है। तो देखिए जो नागार्जुन सागर परियोजना है यह कृष्णा नदी पर है। कौन सी नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। आप सभी ने सही जवाब दिया है। और यह कौन से राज्य में है? और यह कर्नाटक में स्थित है। दोस्तों इसका जो नाम नागार्जुन है यह प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान नागार्जुन के नाम पर ही रखा गया है, तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आइए देख लेते हैं किन किन लोगों ने सही आंसर दिया है। तो दोस्तों आप में से काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया, जिसमें देखिए प्रकाश जी ने सही आंसर दिया है, भोला कुमार, इसके अलावा देखिए कुंदन ठाकुर, पिंटू पासवान, शिवशंकर कुमार, मृत्युंजय कुमार, नगेंद्र कुमार, गोविंद कुमार, विकास राज, योगेंद्र कुमार, दिशांत राज, राजेश कुमार जी ने सही आंसर दिया है, गुड्डू कुमार, अवनीश कुमार जी ने देखिए काफ़ी अच्छे से इसके बारे में लिखा है। अवनीश कुमार जी ने, दोस्तों आप भी ऐसी डिटेल में लिखते रहिए। देखिए इसके अलावा सुबोध कुमार जी ने लिखा है, सिकंदर कुमार जी ने दोस्तों काफ़ी इसके बारे में विस्तार से लिखा है, बहुत अच्छा लगा दोस्तों हमें देखकर। इसके बारे में लिखा है मोहम्मद अली जी ने, मनोज कुमार, दिलबर बिहारी जी ने लिखा है, राजपूत सत्यवान चौहान जी ने देखिए काफ़ी अच्छे से लिखा है, इसके बारे में विस्तार से बताया है। इसके अगर बात देखें तो देखिए उदय भान कुमार और रवीश कुमार जी ने दोस्तों सही आंसर दिया है। दोस्तों हम आपसे भी कहते हैं वीडियो का जरूर आंसर दीजिएगा। वीडियो के अंत में हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है, आर्यभट्ट पुरस्कार किस विषय के लिए दिया जाता है। तो देखिए जैसा कि आप सभी को पता है जो आर्यभट्ट थे दोस्तों यह एक महान गणितज्ञ थे और एक महान खगोल शास्त्री भी थे। क्या थे? महान गणितज्ञ थे और महान खगोल शास्त्री भी थे। तो जो बिहार में जो आर्यभट्ट पुरस्कार है यह विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट पुरस्कार जो है विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें कि चाणक्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो देखिए जो चाणक्य पुरस्कार बिहार में है यह राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। किस क्षेत्र में? राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो ये इंपॉर्टेंट पुरस्कार है दोनों। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई है। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई है? सही उत्तर हो जाएगा पटना में। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वह पटना में हुई थी। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी के अनुसार बिहार प्रांत यानी कि जो बिहार प्रांत था यह कितने सरकारों यानी कितने ज़िलों में बटा हुआ था। तो देखिए जो आईने अकबरी है इसके अनुसार जो बिहार प्रांत है यह 7 जिलों में बटा हुआ था। कितने जिलों में बटा हुआ था? 7 जिले में। करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। अगला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की किस धारा के आलोक में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि बिहार स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, क्या नाम है? बिहार स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का जो है गठन किया गया, किस धारा के अंतर्गत? तो देखिए जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 था इसकी धारा 14(1) के अनुसार जो है बिहार में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो है स्थापना किया गया। तो धारा कौन सा है? धारा 14(1। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, आरा के पास देव वरुडार्क में से किस शासक का एक पाषाण अभिलेख मिला है जिसमें उत्तर गुप्त शासकों की वंशावली है। तो देखिए जो आरा के पास देव वरुडार्क है यहाँ से जीवित गुप्त द्वितीय का जो है एक पाषाण अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसमें उत्तर गुप्त शासकों की वंशावली का जो है वर्णन किया गया। किसमें? जीवित गुप्त द्वितीय के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई बिहार में सबसे अधिक है। बिहार में किस राष्ट्रीय राजमार्ग यानी जो नेशनल हाईवेज हैं सबसे अधिक लंबाई बिहार में किस नेशनल हाईवे की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा NH-31। अब देखिए यहाँ पर बात आई है राष्ट्रीय राजमार्ग की। देखिए तो राष्ट्रीय राजमार्ग का जो कंट्रोलर होता है यानी कि ये सबसे विशिष्ट प्राधिकरण जो भारत में, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या है? NHAI। आपको नाम याद रखना है, NHAI जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि जो भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण है
इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि NHAI का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, अशोक का प्रारंभ में नाम क्या था? अशोक का प्रारंभ में नाम क्या था? सही उत्तर हो जाएगा चंडाशोक या कामाशोक। अशोक कौन था दोस्तों? अशोक जो थे ये मौर्य वंश के एक महान शासक थे। कौन थे? मौर्य वंश के महान शासक थे। इन्होंने 261 ईस्वी में जो है 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा था। और कलिंग का युद्ध जीतने के बाद जो कलिंग का की राजधानी थी तोसली, कई बार पूछा गया कि कलिंग का जीतने के बाद इन्होंने किस पर अधिकार कर लिया? तो जो कलिंग की राजधानी तोसली थी उस पर जो है अशोक ने अधिकार कर लिया। और कलिंग युद्ध के पश्चात इन्होंने जो है युद्ध से संन्यास ले लिया और बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। तो ये इनका ये जो पॉइंट है इम्पॉर्टेंट है। और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जो अशोक का कलिंग युद्ध है इनके किस शिलालेख में इसका वर्णन है? तो देखिए अशोक का जो कलिंग युद्ध है इनके 13वें शिलालेख में इसका वर्णन है। 13वें शिलालेख कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, अशोक का सबसे छोटा स्तंभलेख कौन सा है? अशोक का सबसे छोटा स्तंभलेख कौन सा है? तो वो है रुम्मिनदेई स्तंभलेख। क्या है? रुम्मिनदेई स्तंभलेख जो है अशोक का सबसे छोटा स्तंभलेख है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस स्थान पर फल विकास एवं शोध संस्थान स्थित है? बिहार के किस स्थान पर फल विकास एवं शोध संस्थान स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा सबौर। देखिए जो सबौर है यह यहाँ पर फल विकास एवं अनुसंधान संस्थान है। अब देखिए बात आई है फल की, तो यदि बात की जाए कि भारत में सर्वाधिक फल का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए पहले स्थान पर हमारा है फल उत्पादन में पश्चिम बंगाल। फल उत्पादन में पहले स्थान पर है पश्चिम बंगाल, दूसरे स्थान पर है बिहार और तीसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश फल उत्पादन की अगर बात करें तो। अगला प्रश्न है, अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के जो ब्राह्मी अभिलेख थे उसको सबसे पहले किसने पढ़ा था? सही उत्तर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। देखिए जेम्स प्रिंसेप ने जो है सबसे पहले अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को पढ़ा था। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है? जेम्स प्रिंसेप महोदय ने। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध की जानकारी अशोक के किस वृहत शिलालेख से मिलती है? तो जो अशोक का कलिंग अभिलेख है, कलिंग युद्ध हुआ जो कि 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। इसकी जो जानकारी है अशोक के 13वें बृहत शिलालेख से मिलती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अशोक के 13वें शिलालेख से जो है कलिंग युद्ध की जानकारी प्राप्त होती है। और कलिंग जीतने के बाद इन्होंने कलिंग की राजधानी तोसली पर जो है अपना पूर्ण अधिकार कर लिया था। अगला प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि जो कि दाएं से बाएं लिखा जाता है में लिखा गया अशोक का शिलालेख कौन सा है? देखिए ब्राह्मी लिपि में लिखा गया अशोक का शिलालेख कौन सा है? तो देखिए जो एर्रागुड़ी अभिलेख है, क्या है? एर्रागुड़ी शिलालेख जो है यह ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। एर्रागुड़ी जो शिलालेख है अशोक का शिलालेख यह ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। तो ये पॉइंट है इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, अशोक के किस स्तंभ में कराधान की चर्चा की गई है? कराधान मतलब जो टैक्सेशन होता है, टैक्स के बारे में। तो अशोक के किस अभिलेख में कराधान की चर्चा की गई है? तो जो अशोक का रुम्मिनदेई अभिलेख है, रुम्मिनदेई स्तंभलेख, इसमें जो है कराधान के बारे में चर्चा किया गया। किसमें? रुम्मिनदेई स्तंभलेख में। अगला प्रश्न है, बिहार के किस स्थान पर चावल विकास एवं शोध संस्थान स्थित है? बिहार के किस स्थान पर चावल विकास एवं शोध संस्थान स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा आरा में। देखिए जो बिहार का आरा है यहाँ पर चावल विकास एवं शोध संस्थान है। और वहीं अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय चावल संस्थान कहाँ है, देखिए राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ है? तो वो हो जाएगा उड़ीसा के कटक में। कहाँ पर? उड़ीसा के कटक में। अगला प्रश्न है, अशोक के समय अवंती का यूनानी गवर्नर कौन था? अशोक के समय अवंती का यूनानी गवर्नर कौन था? तो सही उत्तर हो जाएगा तुसास्प। देखिए जो तुसास्प था यह अशोक के समय में यूनानी गवर्नर था। तो ये आपको नाम याद रखना है। अगला प्रश्न है, पटना स्थित बिड़ला मंदिर की स्थापना किसने की थी? जो पटना में बिड़ला मंदिर है इसकी स्थापना किसने की थी? तो देखिए जो पटना में बिड़ला मंदिर की इसकी स्थापना की थी राज बलदेव जी बिड़ला ने। किसने? राज बलदेव दास जी बिड़ला ने जो है पटना में बिड़ला मंदिर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, किन 4 अभिलेखों में अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है? किन 4 अभिलेखों में अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है? तो सही उत्तर हो जाएगा मास्की अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख, नेतुर अभिलेख और उडेगोलम अभिलेख। इन चारों अभिलेख में जो है अशोक के नाम का उल्लेख किया गया है।
तो ये चारों अभिलेख के नाम आपको याद रखने होंगे। अगला प्रश्न है, श्रीनगर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई? श्रीनगर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई? तो जो श्रीनगर स्थापना है वह अशोक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? अशोक के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, अशोक ने नेपाल में किस नगर की स्थापना की थी? तो अशोक ने नेपाल में ललित पाटन नामक नगर की स्थापना की थी। किस नगर की स्थापना की थी? ललित पाटन नामक नगर की स्थापना अशोक ने नेपाल में किया था। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, अशोक ने अपने जीवन में कौन सा एकमात्र युद्ध लड़ा? तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, आपने बार बार पढ़ा है, तो अशोक ने जो अपने जीवन में एकमात्र युद्ध लड़ा था वो था कलिंग का युद्ध। दोस्तों ये बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में, और इसमें इतने लोगों की मृत्यु हुई थी कि जो अशोक है इससे पिघल गया बिल्कुल, और उसने जो है युद्ध करने से संन्यास ले लिया, और उसके बाद इसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और अपना जो पूरा जीवन है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में ही बिता दिया। तो यहाँ से इतने प्रश्न हैं। और देखिए, फिर से याद दिला दूँ, जो अशोक का कलिंग युद्ध है वह 13वें शिलालेख में अशोक की इसका वर्णन किया गया है। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं कि आज का प्रश्न क्या है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखिए, आज का हमारा प्रश्न है कि बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने प्रारंभ की थी? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहिष्कृत भारत नामक जो पत्रिका थी इसे किसने जो है प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, ज्योतिबा फुले या फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर? देखिए, चारों ऑप्शन में से आपको जो भी सही लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे जो नए चैनल है डायरेक्शन सौरभ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, उस पर भी आपको इंपॉर्टेंट वीडियो मिलने वाले हैं। दोस्तों, आप कोई भी एक टॉपिक का नाम ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, तो आपको जो नया चैनल हमने बनाया है उस पर आपके कहने के अनुसार ही किसी टॉपिक पर जो है वीडियो बनाई जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।